हेलो एवरीवन, आपका स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, मैं इस सेशन में क्या पढ़ाने वाला हूं, क्लास 9 का चैप्टर 13 व्हाई डू वी फॉल इल का सेकंड टॉपिक इन्फेक्शियस डिजीज पढ़ाने वाला हूं। जी हां बच्चों, हमने फर्स्ट टॉपिक यानी कि हेल्थ एंड इट्स फेलियर को पढ़ लिया है और इस सेशन में अब हम पढ़ने वाले हैं इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में, और इसके अगले सेशन में हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो तैयार हो जाइए, चलिए स्टार्ट करते हैं इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में पढ़ना। ठीक है बच्चों, चलो। तो बच्चों, सबसे पहले अगर हमको इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में पढ़ना है तो पहले हमको उन एजेंट्स के बारे में पढ़ना होगा जिनसे हमको बीमारी होती है, डिजीज होती है, और उन्हीं एजेंट्स को हम क्या कहते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट्स। तो क्या आप सोच सकते हैं ऐसे कौन से एजेंट्स हैं जिनके वजह से हमारे शरीर में बीमारी होती है? तो आपके दिमाग में आएगा बैक्टीरिया है, वायरस है ना, कई सारे ऐसे क्या कहते हैं फंगस है जिनके वजह से हमारे शरीर में बीमारी होती है। तो आपने बिल्कुल सही सोचा है ना बच्चों। देखो क्या लिखा है, ऑर्गेनिज्म दैट कैन कॉज डिजीज या दैट कैन कॉज इन्फेक्शन आर फाउंड इन ए वाइड रेंज ऑफ सच कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनसे हमको कोई बीमारी या डिजीज हो सकती है, उनकी बहुत सारी कैटेगरीज है, वो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। जैसे कि कुछ उनमें से वायरस में आते हैं, मतलब कुछ तो वायरस हैं, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया है, कुछ फंगस है ना, और ये तो यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की बात हो गई जिनसे हमको इन्फेक्शन या डिजीज हो सकता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो मल्टी सेलुलर हैं और उनसे भी हमको खतरा है, डिजीज हो सकता है, जैसे कि बहुत सारे वर्म्स। जी हाँ, जरा आप यहाँ डायग्राम में देखिए, इस पिक्चर में आपने सुना होगा कि कई बच्चों के मिट्टी खा लेते हैं, पेट में दर्द होने लगता है और बाद में पता चलता है उनके पेट में केचुआ है ना। तो उस केचुए की वजह से वो शरीर उनका कमजोर हो रहा है, उनको उल्टी हो रही है, उनको पेट में दर्द हो रहा है। तो ये जो डिजीज हुआ किसके कारण हुआ, केचुओं के कारण। और केचुओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्म, है ना, जो कि हमारे पेट में किसी कारणवश चला जाता है। तो केचुआ जो है, वर्म, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनसे हमको डिजीज होता है। और अगर बात करें वायरस की, जैसे कोरोना फैल रहा है ना वायरस की वजह से, है ना, तो ये देखिए कोरोना वायरस का यहाँ पिक्चर, तो इससे भी तो हमको इन्फेक्शन हो रहा है। तो कोरोना वायरस जो है वो इन्फेक्शियस एजेंट हुआ कि नहीं? जी हाँ, ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया से होती है। तो ये देखिए यहाँ बैक्टीरिया का यहाँ डायग्राम दिख रहा है आपको, ठीक है, बैक्टीरिया भी सिंगल सेल्ड है। और यहाँ आपको दिख रहा है फंगस, होता है ना, बरसात के मौसम में आपने देखा होगा अक्सर हाथ पैरों में खुजली होने लगती है ना, तो वो फंगस का निशानी है। डैंड्रफ भी फंगस का निशानी है। तो आपको अब इन्फेक्शियस एजेंट्स के बारे में क्लियर कट पता चल गया कि इन्फेक्शियस एजेंट्स या तो वायरस कैटेगरी में आते हैं, या तो बैक्टीरिया कैटेगरी में आते हैं, या तो वो फंगस कैटेगरी में आते हैं, कुछ वर्म्स कैटेगरी में आते हैं, है ना, और इन सभी से हमको खतरा होता है, हमको बीमारी यानी डिजीज हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए ये हमको जानना जरूरी है कि ऐसी कौन कौन सी कैटेगरी है उन ऑर्गेनिज्म की जिनसे हमको डिजीज यानी इन्फेक्शन होता है ना। तो उनकी कैटेगरी वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, वर्म्स है ना, प्रोटोजोआ है, ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज है। ठीक है, इतना समझ लिया। चलिए आगे चलते हैं। अब हम कुछ कॉमन एग्जाम्पल पढ़ते हैं किसके, डिजीज के, जो कि वायरस से होता है। तो वायरस से होने वाले अब अलग अलग कैटेगरी है, तो हम एक एक करके सारी कैटेगरी को देखते हैं कि वायरस से होने वाली डिजीज कौन सी है, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज कौन सी है। तो अगर वायरस के हम बात करें तो वायरस से होने वाली डिजीज का एग्जाम्पल है जैसे सर्दी जुकाम, कॉमन कोल्ड। अक्सर आपने देखा होगा घर में सर्दी जुकाम हो जाता है जब भी मौसम चेंज होता है कि नहीं? तो वो किसके वजह से होता है, वायरल इन्फेक्शन के वजह से होता है। जी हाँ, वो वायरस से होने वाली डिजीज है। तो कॉमन कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा जिसे हम फ्लू भी कहते हैं, ये भी वायरस से होने वाली बीमारी है। डेंगू, जी हाँ, डेंगू मच्छर से नहीं, डेंगू वायरस से होता है। वो वायरस हमारे शरीर तक कौन लाता है, मच्छर। तो ये मत समझना कि डेंगू मच्छर से होता है, डेंगू वायरस से होता है, और वो वायरस हमारे तक लाता कौन है, मच्छर, मॉस्किटो। तो डेंगू भी वायरस से होता है। एड्स ये भी वायरस से होता है।
पोलियो वो भी वायरस से होता है, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, कोरोना, ये सभी वायरस से होने वाले डिजीज के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, वहीं अगर हम देखें बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज के एग्जाम्पल, तो इसमें देखें पहला आ गया क्या, टाइफाइड, ठीक है, फिर कॉलरा, टीबी जिसको ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, टीबी शॉर्ट में कहते हैं, फुल नेम है ट्यूबरक्लोसिस, और एंथ्रेक्स। ठीक है, ये जितनी भी बीमारियां हैं ये बैक्टीरिया से होती हैं। तो अलग अलग कैटेगरीज हैं ऑर्गेनिज्म की जिनसे हमको डिजीज होता है, और उन कैटेगरीज के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनसे होने वाले डिजीज का एग्जाम्पल आप देख रहे हो। यहाँ वायरस का देखा और नीचे आपको एग्जाम्पल दिया गया है उन डिजीजेस का जो कि किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। ठीक है बच्चों, आगे चला जाए। चलिए अब हम बात करते हैं फंगस से होने वाली बीमारी। तो आपने देखा होगा अक्सर बरसात के मौसम में दांत खाद खुजली की समस्या लोगों को आ जाती है, आती है कि नहीं, है ना। तो ये जो बीमारी अक्सर आपने देखा होगा स्किन पर, हमारी चमड़ी पर, स्किन पर इस तरीके से कुछ खुरदुरे और खुजली वाले एक कुछ पैचेस बन जाते हैं। तो ये फंगस से होने वाली बीमारी है ना। ये जो स्किन इन्फेक्शन है इसका कारण क्या है, फंगस है। क्लियर कट। वहीं अगर आप यहाँ देख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ मैंने बात किया मलेरिया की, मलेरिया, और ये जो आप देख रहे हो ये है काला अजहर, है ना। ये दोनों प्रोटोजोआ से होने वाली, प्रोटोजोअन माइक्रोब्स कैन कॉज मैनी फैमिलियर डिजीज सच एज मलेरिया एंड काला अजहर। ठीक है, तो प्रोटोजोआ भी एक कैटेगरी है, जैसे वायरस एक कैटेगरी है, बैक्टीरिया ऐसे कैटेगरी है, फंगस एक कैटेगरी है, उसी तरह प्रोटोजोआ भी एक कैटेगरी है ऑर्गेनिज्म का जिनसे हमको डिजीज होता है। तो प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज का एग्जाम्पल एक है मलेरिया, ठीक है, जिसको फैलाने का काम मच्छर करते हैं, है ना, और एक बीमारी है काला अजहर। आप यहाँ देख रहे हो इस लड़की को, इस बच्ची को क्या हो गया है, काला अजहर हुआ है। अगर आपसे कोई पूछे कि काला अजहर किस ऑर्गेनिज्म से होता है, वायरस से होता है, जी नहीं, बैक्टीरिया से जी नहीं, फंगस से जी नहीं, प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, मलेरिया भी प्रोटोजोआ से होता है, डेंगू वायरस से होता है। लेकिन डेंगू और मलेरिया को हमारे तक लाने का काम कौन करते हैं, मच्छर करते हैं। तो हमको लगता है कि मच्छर फैला रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअली मच्छर मतलब वो बस वेक्टर का काम कर रहे हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण कुछ और है। ठीक है, अब समझ में आ गया आपको कि मलेरिया के पीछे का कारण प्रोटोजोआ है, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अब हमको ये तो पता चल गया कि ऐसे कौन कौन से इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं जिनसे हमको डिजीज होता है, उनकी अलग अलग कैटेगरी और उनसे होने वाले डिजीज के एग्जाम्पल, है ना। चलिए अब देखिए हेडिंग क्या लिखा है, वाई इज इट इंपॉर्टेंट दैट वी थिंक ऑफ दीज कैटेगरीज ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स। तो हमने ऐसा क्यों पढ़ा, हम सबको एक ही कैटेगरी में रख देते। हमने वायरस को अलग कैटेगरी में रखा, बैक्टीरिया को अलग कैटेगरी में रखा, प्रोटोजोआ को अलग कैटेगरी में रखा, फंगस को अलग कैटेगरी में रखा। ऐसा क्यों किया हमने। ये जो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनसे हमको डिजीज होता है, हम इनको अलग अलग कैटेगरी में क्यों रखते हैं। क्या इसके पीछे का आप लॉजिक समझ सकते हो। तो बच्चों लॉजिक ये है कि सबका हमारे तक इन्फेक्शन फैलाने का तरीका अलग है, तो हमारा जो ट्रीटमेंट, इलाज जो होगा वो भी अलग तरीके से होगा। तो इसीलिए हम वायरस को बैक्टीरिया के साथ नहीं रख सकते, क्योंकि वायरस अलग तरीके से इन्फेक्शन फैलाता है, बैक्टीरिया अलग तरीके से इन्फेक्शन फैलाता है। तो फिर वायरस और बैक्टीरिया को एक ही कैटेगरी में क्यों रखेंगे। अगर मुझे किसी वायरस से होने वाली डिजीज हो गई है तो उसको इलाज करने का जो तरीका है वो अलग, दवाइयाँ अलग। और किसी बैक्टीरिया से अगर मुझे कोई बीमारी हुई है तो उसका ट्रीटमेंट का तरीका अलग। तो इसका आंसर क्या है, द आंसर इज दैट दीज कैटेगरीज आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन डिसाइडिंग व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट टू यूज। मतलब किस तरीके का ट्रीटमेंट पेशेंट को दिया जाए वो डिसाइड किससे होता है, इससे डिसाइड होता है कि डिजीज किस कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म से हुआ है। क्या वो वायरस से हुआ है, क्या वो बैक्टीरिया से हुआ है, क्या वो प्रोटोजोआ से हुआ है। तो इसीलिए हमने इन सभी ऑर्गेनिज्म को क्या किया, अलग अलग कैटेगरी में रख दिया, और फिर उसको अलग अलग हम समझते हैं, पढ़ते हैं, फिर उससे ये समझ में आता है कि कौन सा ट्रीटमेंट देना सही है पेशेंट को। क्लियर कट समझ में आ गया। चलिए
अब जैसे अगर हम बात करें एंटीबायोटिक्स की, तो ये दवा का नाम एंटीबायोटिक्स आपने बहुत बार सुना होगा, है ना। घर में अक्सर बड़े लोग एंटीबायोटिक की बात करते हैं, डॉक्टर से पूछते हैं डॉक्टर क्या लें, बीमार हैं, तो डॉक्टर लिख देता है एंटीबायोटिक ले लो, ठीक है। तो दवाइयों की एक कैटेगरी है, मेडिसिन की एक कैटेगरी है जिसे हम एंटीबायोटिक कहते हैं। बैक्टीरिया को मारने वाली दवाइयाँ एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं। बैक्टीरिया से हमको डिजीज हो सकता है, जी हाँ। तो अगर हमारे शरीर में बैक्टीरिया है तो उसको मारने के लिए जो हम मेडिसिन यूज करते हैं वही मेडिसिन कहलाती है एंटीबायोटिक्स। तो चलिए इसको समझते हैं, ठीक है। अब बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया के अंदर एक कॉमन बायोकेमिकल पाथवे चलता है, दे कॉमनली ब्लॉक। अब एंटीबायोटिक क्या करता है? बैक्टीरिया के अंदर चलने वाला बायोकेमिकल पाथवे जिसमें बैक्टीरिया क्या कर रहा है, अपने चारों तरफ सेल वॉल बना रहा है। तो हमारे शरीर में अगर बैक्टीरिया एंटर कर गया तो वो चाहता है कि अपने चारों तरफ बैक्टीरिया सेल वॉल बनाना, और ये तब होगा जब बैक्टीरिया के अंदर एक बायोकेमिकल पाथवे कंप्लीट होगा। अब एंटीबायोटिक क्या करता है? इस बायोकेमिकल पाथवे को ब्लॉक कर देता है, और ब्लॉक करने के वजह से बैक्टीरिया सेल वॉल नहीं बना पाता, और बैक्टीरिया सेल वॉल नहीं बना पाता तो बैक्टीरिया की मौत हो जाती है। और हमारे शरीर में अगर बैक्टीरिया मर गया तो फिर हमारी बीमारी भी ठीक हो जाएगी, हम हेल्दी हो जाएंगे, है कि नहीं। इस तरीके से एंटीबायोटिक्स काम करते हैं। तो वही लिखा है, एंटीबायोटिक्स कॉमनली ब्लॉक बायोकेमिकल पाथवे इंपॉर्टेंट फॉर बैक्टीरिया। मैनी बैक्टीरिया फॉर एग्जाम्पल मेक सेल वॉल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। अपने आप को बैक्टीरिया बचाने के लिए क्या बनाता है? सेल वॉल। और सेल वॉल बनाने के लिए बैक्टीरिया के अंदर बायोकेमिकल पाथवे होते रहना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। अब इस पाथवे को अगर एंटीबायोटिक रोक देगा तो बैक्टीरिया सेल वॉल नहीं बना पाएगा और बैक्टीरिया मर जाएगा, है ना। द एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन ब्लॉक्स द बैक्टीरिया प्रोसेस दैट बिल्ड्स द सेल वॉल। अब एंटीबायोटिक का एक एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, पेनिसिलिन, बहुत इंपॉर्टेंट। तो एंटीबायोटिक के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन जो आप समझ लीजिए कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है, जो सबसे पहले खोजा गया, वो है पेनिसिलिन। क्लियर? तो पेनिसिलिन क्या करता है? वही काम करता है। अगर हम पेनिसिलिन, जो कि एक एग्जाम्पल है किसका? एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक दवा का एक एग्जाम्पल है पेनिसिलिन। अगर हमने पेनिसिलिन खाया और अगर हमको बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो ये पेनिसिलिन उस बैक्टीरिया को सेल वॉल नहीं बनाने देगा, उसके बायोकेमिकल पाथवे को ब्लॉक कर देगा, और इसके कारण बैक्टीरिया की मौत हो जाएगी। और बैक्टीरिया मर गया तो हमारी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी भी ठीक हो गई, हम हेल्दी हो गए। तो हमने पेनिसिलिन खाया और हम ठीक हो गए। इस तरीके से एंटीबायोटिक काम करते हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट द ग्रोइंग बैक्टीरिया बिकम अनेबल टू मेक सेल वॉल एंड डाई इजिली, जो हमने पढ़ा अभी, है ना। लेकिन एक फायदा और है, हमारे ह्यूमंस के जो शरीर है सेल से बना है, लेकिन हमारे सेल के बाहर सेल वॉल नहीं होता। तो पेनिसिलिन हमको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हमारे सेल्स को नहीं मारेगा, वो केवल बैक्टीरिया को मारेगा। तो वही चीज यहां लिखा है, ह्यूमन सेल्स डोंट मेक सेल वॉल एनीवे, सो पेनिसिलिन कैन नॉट हैव सच इफेक्ट ऑन अस। इसीलिए हम दवाई खा रहे हैं कि वो हमको तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हमारे ह्यूमन सेल्स को तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाएगा। अगर हमको भी नुकसान पहुंचाता, बैक्टीरिया के साथ साथ हमारे सेल्स को भी नुकसान पहुंचाता, तो शायद हम पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के रूप में यूज नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसीलिए हमको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बैक्टीरिया को सिर्फ मारेगा, यही तो हम चाहते हैं। तो हमने पेनिसिलिन को एंटीबायोटिक के तौर पे ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने एंटीबायोटिक का काम समझा कि किस तरीके से एंटीबायोटिक वर्क करते हैं, ठीक है। लेकिन बट वायरसेस डू नॉट यूज दिस पाथवे एट ऑल। अब देखो, अलग अलग कैटेगरी में हमने डिवाइड इसीलिए किया था कि बैक्टीरिया के केस में तो बायोकेमिकल पाथवे चलता है, और उस बायोकेमिकल पाथवे का मदद से बैक्टीरिया अपने चारों तरफ क्या बनाता है? सेल वॉल। लेकिन ऐसा कोई भी बायोकेमिकल पाथवे आपको देखने को नहीं मिलता किस कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म में? वायरस में। तो क्या अगर वायरस में वो बायोकेमिकल पाथवे नहीं चल रहा
वायरसेस से अपने चारों तरफ सेल वॉल नहीं बना रहे, तो आप क्या सोच सकते हो कि पेनिसिलिन वायरस पे इफेक्टिव होगा? पेनिसिलिन क्या करता था? पेनिसिलिन बायोकेमिकल पाथवे को ब्लॉक करता था, जिसके वजह से सेल वॉल बनता था। अब वो बायोकेमिकल पाथवे को अगर वो बायोकेमिकल पाथवे वायरस के अंदर होता ही नहीं है, तो फिर पेनिसिलिन वायरस पे इफेक्ट करेगा? नहीं करेगा। यानी अगर आपको वायरस से कोई बीमारी है, जैसे अभी हमने पढ़ा कॉमन कोल्ड किससे होता है? वायरस से। तो अगर आपको कॉमन कोल्ड है, सर्दी जुकाम है, और अगर आप एंटीबायोटिक खाओगे तो कोई असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के बायोकेमिकल पाथवे को रोक सकता है, लेकिन वायरस में ऐसा कोई भी बायोकेमिकल पाथवे होता ही नहीं है, तो फिर रोकेगा किसको? तो इसीलिए एंटीबायोटिक को वायरल इन्फेक्शन में नहीं यूज किया जाता। अगर आपको वायरल इन्फेक्शन है तो आप एंटीबायोटिक खाओगे तो कोई असर नहीं होगा, क्योंकि एंटीबायोटिक बैक्टीरिया पर असर करेगा, वायरस पे इफेक्ट नहीं करेगा। तो अलग अलग कैटेगरीज हैं, इसीलिए हमने ऑर्गेनिज्म जिनसे हमको डिजीज होता है उसको हमने अलग अलग कैटेगरी में बांटा, ताकि सबको अलग से समझ सकें और उस हिसाब से अपना ट्रीटमेंट कर सकें। ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ कि बट वायरसेस डू नॉट यूज दिस पाथवे एट ऑल एंड दैट इज द रीजन व्हाई एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, इफ वी हैव ए कॉमन कोल्ड, टेकिंग एंटीबायोटिक्स डज नॉट रिड्यूस द सीवियरिटी ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज। मतलब अगर हमको कॉमन कोल्ड है जो कि वायरस से होता है और हमने एंटीबायोटिक दवाइयाँ खा ली, तो इससे उस कॉमन कोल्ड पर कोई असर नहीं पड़ेगा, है ना? समझ में आया? तो एंटीबायोटिक केवल बैक्टीरिया पे असर करती हैं, वायरल इन्फेक्शन पे असर नहीं करती। ठीक है, चलिए इतना तो समझ में आ गया। अब आते हैं मीन्स ऑफ स्प्रेड, कैसे इन्फेक्शन फैलता है ना? तो देखो क्या लिखा है, मैनी माइक्रोबियल एजेंट्स कैन कॉमनली मूव फ्रॉम एन affected person to someone else in a varieties of way. In other words, they can communicated and so are called communicable disease. तो जो अभी आपने पढ़ा कि वायरस से भी बीमारी होती है, बैक्टीरिया से भी डिजीज होती है ना? तो ये जो डिजीजेज हैं, ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को ट्रांसमिट हो सकता है, कम्युनिकेट हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। और इसीलिए इन बीमारी को, जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन आसानी से ट्रांसफर हो सकता है, ऐसे डिजीजेस को हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीजेस। अब ये फैलता कैसे है? कोई रास्ता तो होगा, है ना? तो उन्हीं रास्तों को यानी मीन्स ऑफ स्प्रेड को हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि पहला आप देख रहे हो एयर, हवा से ये इन्फेक्शन फैलता है, कम्युनिकेबल डिजीजेस फैलती हैं। सच डिजीजेस कॉजिंग माइक्रोब्स, मतलब ऐसे कम्युनिकेबल डिजीज को, मतलब डिजीजेस किससे होता है? माइक्रोब से होता है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो ऐसे कम्युनिकेबल डिजीज जो कि माइक्रोब से होता है, इन डिजीजेस के जो माइक्रोब्स हैं वो आसानी से एयर में स्प्रेड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एयर ड्रॉपलेट। जैसे जब हम खांसते हैं, छींकते हैं, तो हमारे नाक और मुंह से क्या निकल रहा है? ड्रॉपलेट निकल रहा है। कहाँ? एयर में। और उस ड्रॉपलेट में वो माइक्रोब है जिससे कोई ना कोई कम्युनिकेबल डिजीज फैल सकती है किसी हेल्दी पर्सन को। तो जब भी हम खांसते हैं, छींकते हैं, क्यों कहा जाता है रुमाल लगाओ? इसलिए कहा जाता है कि वो माइक्रोब का इन्फेक्शन एयर में ना फैले। हमारे जो नाक और मुंह से जो एयर ड्रॉपलेट निकल रहा है, मतलब जो ड्रॉपलेट निकल रहा है, उसमें वो इन्फेक्शन है, तो वो अगर फैल जाएगा तो किसी दूसरे पर्सन को इन्फेक्शन हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है रुमाल लगाने को, ठीक है, मास्क लगाने को, ठीक है, ताकि वो इन्फेक्शन हवा में ना फैले। तो एक रास्ता है इन्फेक्शन का स्प्रेड होने का, वो है एयर। ठीक है, समवन स्टैंडिंग क्लोज बाई कैन ब्रीथ इन दीज ड्रॉपलेट एंड दीज माइक्रोब्स गेट ए चांस टू स्टार्ट ए न्यू इन्फेक्शन। मतलब अगर मैंने छींका तो ये जो माइक्रोब्स है वो ड्रॉपलेट के फॉर्म में एयर में आ जाएंगे, और ये ड्रॉपलेट किसी ने इनहेल कर लिया, सांस द्वारा अंदर ले लिया, तो ये ड्रॉपलेट जिसमें माइक्रोबियल इन्फेक्शन है, ये उसके शरीर में जाकर उस हेल्दी पर्सन को भी क्या कर देगा? इन्फेक्टेड कर देगा। तो इन्फेक्शन फैलने का एक तरीका क्या है? एयर। एक रास्ता है, एक जरिया है एयर, हवा। हवा में इन्फेक्शन फैलता है। जब भी हम खांसते हैं, छींकते हैं, तो ध्यान रखना है कि हम किसी को इन्फेक्शन फैला रहे हैं।
तो हमेशा रुमाल रख कर खांसिए, या हाथ ऐसे रख लीजिए, या मास्क पहन लीजिए, है ना। अब आप कहोगे सर छींक आ रही है तुरंत मास्क कैसे पहने, बात सही है, लेकिन रुमाल तो उपयोग कर सकते हैं ना, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो एक इन्फेक्शन फैलने का तरीका तो हो गया क्या, एयर। एग्जाम्पल ऑफ, अब एयर से इन्फेक्शन जिन बीमारियों से फैलता है, ऐसे डिजीजेस को हम एयरबॉर्न डिजीजेस कहते हैं। मतलब खांसने छींकने से जो इन्फेक्शन फैल रहा है, जो डिजीज स्प्रेड होता है, उन डिजीजेस को हम एयरबॉर्न डिजीजेस कहते हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हो, सर्दी जुकाम, कॉमन कोल्ड, और सबसे ज़्यादा जो परेशान आजकल किया है क्या, कोविड, कोरोना, है ना। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, क्यों कहा गया है, ताकि दूरी मेंटेन करेंगे तो ये जो एयर में ड्रॉपलेट हैं जिसमें इन्फेक्शन है, माइक्रोब्स हैं, उनसे हम बच पाएंगे, है ना। अगर कोई मुझसे कुछ दूरी पर छींकेगा तो शायद मैं बच जाऊं, इसीलिए कहा जा रहा है दूरी बनाए रखिए, ठीक है। तो ये वो डिजीजेज हैं जो एयरबॉर्न डिजीजेज हैं, मतलब एयर में इन्फेक्शन फैलने से आपको हो सकती हैं, ठीक है। कॉमन कोल्ड हो गया, कोरोना वायरस हो गया जिसे कोविड-19 भी कहते हैं, निमोनिया हो गया, टीबी जिसे ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हैं, ठीक है। ये सब एयरबॉर्न डिजीजेज है। चलिए अब आपको ये एक्सपीरियंस जरूर हुआ होगा, कभी भी पब्लिक प्लेस पे, घर में, ऑफिस में, ट्रेन में, बस में किसी ने छींका, आप घर आए, आपको भी सर्दी जुकाम हो गया। एक्सपीरियंस किया है कि नहीं, बिल्कुल किया होगा, ठीक है। तो वही लिखा है, वी ऑल हैव हैड द एक्सपीरियंस ऑफ सिटिंग नियर समवन सफरिंग फ्रॉम ए कोल्ड एंड कैचिंग इट आवरसेल्व्स। यानी आप सभी ने ये एक्सपीरियंस जरूर किया होगा, घर में हो या ऑफिस में, ट्रेन में, बस में, कहीं भी किसी पब्लिक प्लेस पर या किसी घर में भी हम अगल बगल किसी के पेशेंट मतलब जिसको कॉमन कोल्ड था, उसके करीब हम थे, उसने छींका और उसके छींकने की वजह से वो इन्फेक्शन हमारे में भी फैल गया। एक्सपीरियंस किया है कि नहीं। अब आपको समझ में आ गया कि एयर में भी ड्रॉपलेट के फॉर्म में इन्फेक्शन फैल सकता है, और ऐसे बीमारियों का नाम यहाँ लिखा हुआ है, और ऐसे डिजीजेस को हम एयरबॉर्न डिजीजेस कहते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो एक तो इन्फेक्शन फैलने का तरीका, जरिया हो गया हवा, एयर। एक और जरिया है, वो है वाटर। तरीका एक और है वाटर। डिजीजेस कैन ऑल्सो बी स्प्रेड थ्रू वाटर। समझ में आ गया। दिस अकर्स इफ द एक्सक्रीटा फ्रॉम समवन सफरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शियस गट डिजीजेस सच एज कॉलरा गेट मिक्स विद द ड्रिंकिंग वाटर यूज्ड पीपल लिविंग नियर बाय। चलिए मैं इसको डायग्राम से समझाता हूं। मान लो ये जो लड़की है, उसको कोई गट में इन्फेक्शन हुआ है। गट मतलब समझ रहे हो, गट मतलब पेट या इंटेस्टाइन, है ना। तो मान लो कि इसको कोई इन्फेक्शन हुआ है, मान लो कॉलरा ही हुआ है, ठीक है। अब इसके पेट में इन्फेक्शन था, अब ये सुबह फ्रेश होने गई, तो फ्रेश होने के बाद जो इसका एक्सक्रीटा है, वेस्ट, है ना, ये वेस्ट धीरे धीरे नीचे जमीन में इकट्ठा होने लगा, और जमीन में पानी भी होता है। तो इसके एक्सक्रीटा में यानी वेस्ट में क्या था, वही कॉलरा के बैक्टीरिया थे, और वो बैक्टीरिया किसके कांटेक्ट में आ गए, जमीन के नीचे जो पानी है उसके कांटेक्ट में आ गए। और वही पानी जब हमने कुएं द्वारा, मान लो इस लड़के ने निकाल कर पिया, तो वो कॉलरा का जो बैक्टीरिया है वो इसमें चला गया। तो किसके रास्ते गया, पानी के रास्ते। इस तरीके से पानी से भी, जो इन्फेक्टेड पानी है या कह लो कि गंदा पानी है, उससे भी हमको बीमारी फैल सकती है, जैसे कि यहाँ आप डायग्राम में देख रहे हो साफ साफ, है कि नहीं। तो वही लिखा है, द कॉलरा कॉजिंग माइक्रोब, मतलब कॉलरा बीमारी करने वाला जो माइक्रोब, जो बैक्टीरिया है, वो हेल्दी पर्सन में भी एंटर कर सकता है। किस रास्ते, थ्रू द वाटर दे ड्रिंक एंड कॉज डिजीजेज इन देम। तो इस पानी में जो कि इन्फेक्टेड था कॉलरा के बैक्टीरिया से, इस पानी को जब इस लड़के ने पिया, जो कि हेल्दी था, लेकिन पीने के बाद इसको भी कॉलरा हो गया, अब ये इन्फेक्टेड हो गया। तो ए वाटर से भी हो सकता है इन्फेक्शन, एयर हो गया, वाटर हो गया। क्लियर है कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं। फिर सेक्सुअल कांटेक्ट
मेल और फीमेल के बीच में जो सेक्सुअल कांटेक्ट है ना, ये भी एक जरिया है किसका, इन्फेक्शन फैलने का। तो वही लिखा है यहाँ, द सेक्सुअल एक्ट इज वन ऑफ द क्लोजेस्ट फिजिकल कांटेक्ट टू पीपल कैन हैव विथ ईच अदर। यानी किसी भी दो मेल और फीमेल दो लोग हैं, उनके बीच में जो सबसे अच्छा फिजिकल कांटेक्ट होता है वो कब होता है, सेक्सुअल एक्ट के तरफ, मतलब जब हम सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तब सबसे ज़्यादा फिजिकल कांटेक्ट होता है। अब दो बॉडी कांटेक्ट में आएगी तो इन्फेक्शन फैलने का चांस बढ़ जाएगा कि नहीं, है कि नहीं। नॉट सरप्राइजिंगली देयर आर मैनी माइक्रोबियल इन्फेक्शन सच एज सिफाइलिस, एड्स that are transmitted by sexual contact from one partner to another। यानी कि मान लो दो पार्टनर, एक पार्टनर है मेल, है ना, दूसरा पार्टनर है फीमेल, क्लियर। अब दोनों सेक्सुअल कांटेक्ट में आए, अब एक इन्फेक्टेड था और वो जब फीमेल के कांटेक्ट में आया तो वो इन्फेक्शन फीमेल को भी फैल गया। तो सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा भी कई सारे इन्फेक्शन डिजीजेस स्प्रेड होती हैं, फैलती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल सिफाइलिस है, एड्स है कि नहीं। लेकिन एड्स की अगर बात करें तो एड्स सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है और भी बहुत कारणों से फैलता है। ऐसा नहीं सोचना है कि एड्स सिर्फ सेक्सुअल कांटेक्ट के कारण ही फैलता है, उसका वो एक कारण है, ठीक है। जैसे हम स्वस्थ हैं, हम स्वस्थ क्यों हैं, इसके बहुत से कारण। हम अच्छा खाना खाते हैं, हम अच्छे एक्सरसाइज करते हैं, है ना, हम अच्छे से सोते हैं, तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं ना हमारे हेल्दी होने के। तो उसी तरह एड्स फैलने के कई कारण होते हैं। पहला कारण है सेक्सुअल कांटेक्ट बिटवीन द टू पार्टनर्स, है ना। उसके अलावा अगर ऐसा इंसान का शरीर से जो ब्लड, जिसको एड्स है, अगर वो ब्लड निकाल कर किसी दूसरे हेल्दी पर्सन को चढ़ा दिया जाए तो भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए जो सिरिंज है वो सिर्फ एक बार यूज़ की जाती है, उसके बाद उसको तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लो मुझे एड्स है और किसी नर्स ने मेरे शरीर से अंदर से खून निकाला सिरिंज की मदद से, और उसी सिरिंज का यूज़ किसी दूसरे हेल्दी पर्सन में कर दिया और मेरा खून का कांटेक्ट उसके खून से हो गया, तो एड्स उसको फैल जाएगा। तो इन्फेक्टेड ब्लड से भी हो सकता है। अगर माँ प्रेग्नेंट है और माँ के पेट में बच्चा है और माँ को अगर एड्स हुआ तो वो बच्चे में भी एड्स फैल सकता है, ठीक है। फिर अगर माँ ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है अपने बच्चे को तो उसके द्वारा भी माँ के रास्ते एड्स बच्चे में फैल सकता है। तो एड्स होता किससे है? वायरस से। और फैलने के तरीके एक है सेक्सुअल कांटेक्ट, एक है इन्फेक्टेड ब्लड का ट्रांसफ़र होना, एक प्रेग्नेंट मदर से उसके बच्चे में ट्रांसफ़र होना, दूसरा ब्रेस्ट फीडिंग के वजह से भी एड्स ट्रांसफ़र हो सकता है ना। तो इन्फेक्शन के कितने वेज थे, तरीके थे? एयर, वाटर एंड सेक्सुअल कांटेक्ट। और सेक्सुअल कांटेक्ट से होने वाली बीमारियों में से दो मेन बीमारी है, डिजीजेज हैं, सिफाइलिस और एड्स। लेकिन एड्स के ऊपर ये भी ध्यान रखना है कि एड्स सेक्सुअल कांटेक्ट से तो फैलता ही है, साथ ही साथ यहाँ इन्फेक्टेड ब्लड से भी फैलता है, फिर मदर, प्रेग्नेंट मदर से बेबी में भी फैलता है, और ब्रेस्ट फीडिंग के वजह से भी माँ से बच्चे में एड्स फैल सकता है। और एक चीज़ यहाँ मैं आपको और बता दूँ, अगर आप बाल बनवाने जाते हैं, ठीक है, बार्बर के दुकान पे, नाई के दुकान पे, तो जब वो ब्लेड लगाता है तो उसको ज़रूर बोलिए कि ब्लेड चेंज करके नया लगाओ। क्योंकि अगर किसी पुराने ब्लेड को उसने यूज़ किया जिस पे किसी ऐसे पर्सन का ब्लड था जो कि एड्स था, जिसको एड्स था, मान लो मुझे एड्स था, मैं बाल बनवाने गया, अब उसने बाल बनवाते समय ब्लेड का यूज़ किया और ब्लेड का यूज़ करते समय कट गया, और कटने की वजह से मुझे एड्स था और मेरा ब्लड ब्लेड पे चला गया, और उसी ब्लेड से उस नाई ने किसी दूसरे का बाल बना दिया और मेरा ब्लड उसके शरीर के ब्लड के से कांटेक्ट में आ गया, उसको भी एड्स फैल जाएगा, ठीक है। तो जब भी बॉडी के जो फ्लूइड है ना कांटेक्ट में आएंगे, चाहे वो दूध हो, चाहे वो सलाइवा हो, चाहे वो ब्लड हो, तो एड्स फैल सकता है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। तो ये देखिए एक ओवरव्यू यहाँ दिया गया है कि किस तरीके से जो इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं, जिसको हमने क्या कहा था, कम्युनिकेबल डिजीजेज, वो फैलते हैं।
ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट या कह लो सेक्सुअल कांटेक्ट से, एयर से, पानी से, खाने से, है ना, एनिमल से। तो ऐसे बहुत सारे रास्तों से इन्फेक्टेड पर्सन से कम्युनिकेबल डिजीजेज हेल्दी पर्सन को क्या हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं। और क्योंकि ये ट्रांसफर हो रहे हैं इसीलिए इनको कम्युनिकेबल डिजीजेस कहा जाता है। चाहे वो जानवरों से हेल्दी पर्सन तक फैले, चाहे गंदे पानी, चाहे इन्फेक्टेड खाना, चाहे हवा से, चाहे डायरेक्ट कांटेक्ट से, मतलब सेक्सुअल कांटेक्ट से, इस तरीके से अलग अलग रास्ते हैं। क्लियर? तो एक ओवरव्यू मिला। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए क्या लिखा है, मैनी एनिमल्स ऑल्सो कैरी द इन्फेक्टिंग एजेंट्स, यानी एयर, वाटर और सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के अलावा ऐसे बहुत सारे एनिमल्स भी हैं जो बीमारी फैलाने का काम करते हैं। जी हाँ, वही लिखा है कि मैनी एनिमल्स ऑल्सो कैरी द इन्फेक्टिंग एजेंट्स फ्रॉम ए सिक पर्सन टू अनदर पोटेंशियल होस्ट, मतलब टू ए हेल्दी पर्सन। दीज एनिमल्स आर दस द इंटरमीडिएट्स एंड आर कॉल्ड वेक्टर। और ऐसे एनिमल जो कि बीमारी को एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन या कह लो होस्ट तक फैलाने का काम करते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, वेक्टर। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वो है मॉस्किटो। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि जो मलेरिया बीमारी है वो प्रोटोजोआ से होता है ना, और उस प्रोटोजोआ को किसी दूसरे पर्सन तक फैलाने का काम कौन कर रहा है, मच्छर, मॉस्किटो। तो मॉस्किटो वेक्टर कहलाएगा। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको याद रखना अपने दिमाग में, होशो हवास में। मॉस्किटो वेक्टर है। ठीक है, जैसे मान लो कि एक पर्सन है जिसको क्या है, मलेरिया। तो मलेरिया इसलिए है क्योंकि इसके शरीर में क्या है, मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ से। तो प्रोटोजोआ क्योंकि इसके शरीर के अंदर है, इसके कारण इसको मलेरिया हो गया। अब एक मॉस्किटो, और वो भी कौन मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो। जी हाँ, फीमेल मॉस्किटो ही खून पीती है। किसका, इंसानों का या जानवरों का। उससे क्या चाहिए, भोजन। क्यों? क्योंकि फीमेल मॉस्किटो को देने होते हैं अंडे। जरा आप यहाँ डायग्राम में, यहाँ पिक में देखो, ये मॉस्किटो के बगल में ये सफ़ेद सफ़ेद क्या नज़र आ रहे हैं, ये मच्छर के अंडे हैं। तो मच्छर के अंडे कौन देगा, मेल की फीमेल, फीमेल मॉस्किटो ना। अब फीमेल मॉस्किटो को क्योंकि अंडे देने होते हैं तो शरीर में अंडे तब बनेंगे जब इसे प्रॉपर फूड मिले, भोजन मिले, प्रोटीन मिले। और वो प्रोटीन इस फीमेल मॉस्किटो को कहाँ से मिलता है, इंसानों या जानवरों के ब्लड से। इसीलिए फीमेल मॉस्किटो हमारे शरीर पे बैठती है और ब्लड सक करती है। तो मान लो कि किसी ऐसे पर्सन जिसको मलेरिया था, क्योंकि उसके शरीर में प्रोटोजोआ पाया जा रहा है जिसके वजह से मलेरिया होता है। अब इसके शरीर पर ये फीमेल मॉस्किटो आकर बैठी और इसका ब्लड क्या कर ली, सक कर ली। और सक करने के बाद ये मॉस्किटो उड़ते उड़ते किसी दूसरे हेल्दी पर्सन के पास गई और उसने क्या किया, अब दूसरे के हेल्दी पर्सन के ब्लड को सक करना चाहा। तो जैसे ही वो सक करेगी तो यहाँ से उसका जो डंक है जिससे वो सक करती है वो अब हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आ गया। तो उसके माउथ पे, उसके मच्छर के मान लो डंक पे जो क्या लगा था, प्रोटोजोआ था, वो अब हेल्दी पर्सन के ब्लड में कांटेक्ट में आया और वो प्रोटोजोआ इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो गया। तो ट्रांसफर किसने किया, मॉस्किटो ने। तो मॉस्किटो क्या हुआ, वेक्टर हुआ। ठीक है, वेक्टर वाहक, ढोने वाला, कैरी करने वाला। तो ध्यान रखना, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है लेकिन उसको फैलाने का काम मॉस्किटो करता है। तो मॉस्किटो वेक्टर है, नॉट द एजेंट। ठीक है, समझ में आया? तो वही चीज़ सारे लिखा हुआ है। अब आपको ये भी समझ में आ गया कि कभी भी मेल मॉस्किटो खून नहीं पीता, ब्लड सक नहीं करता, क्योंकि मेल मॉस्किटो को अंडे थोड़ी देने हैं, अंडे देने हैं फीमेल मॉस्किटो को। तो उसके लिए उसे फूड चाहिए, प्रोटीन चाहिए, और प्रोटीन मिलेगा ब्लड में। इसीलिए फीमेल मॉस्किटो उड़ते उड़ते आती है, इंसान या जानवरों के स्किन पर, चमड़े पर बैठती है, शरीर पर बैठती है और ब्लड सक करती है। ब्लड सक करने के बाद उसे प्रोटीन मिलता है, प्रोटीन का यूज़ करके वो अंडे देती है
और अंडों से फिर और मच्छर पैदा होते हैं। यही तो है पूरा प्रोसेस। क्लियर? तो आज से दिमाग में बैठा लेना कि मॉस्किटो क्या है, वेक्टर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आपने ये तो देख लिया कि डिजीजेस फैलने के तरीके क्या हैं, एयर, वाटर, सेक्सुअल कांटेक्ट, इंसेक्ट या एनिमल्स जिन्हें हम वेक्टर कहते हैं, जैसे कि मॉस्किटो। अब हमको क्या पढ़ना है? अब हमको ये पढ़ना है ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, यानी कि जब भी कोई बीमारी होती है ना, तो वो हमारे शरीर के किसी एक खास ऑर्गन को या टिश्यू को ही इफेक्ट करता है ना। हर बीमारी ऐसा नहीं है कि अगर मुझे मलेरिया हो गया तो मेरा ब्रेन भी खराब होगा, मेरे हार्ट में भी दिक्कत आएगी, मेरे फेफड़े में भी दिक्कत आएगी, मेरे लीवर में भी दिक्कत आएगी, ऐसा नहीं है। हर डिजीज एक खास ऑर्गन को ही इफेक्ट करता है, उस पर बुरा असर डालता है। वही चीज तो हमको पढ़ना है एग्जाम्पल के थ्रू। चलिए बताता हूं। तो वही लिखा है द डिजीजेस कॉजिंग माइक्रोब्स, यानी बीमारी फैलाने वाले जो माइक्रोब्स हैं वो एंटर द बॉडी थ्रू डिफरेंट मीन्स, वो हमारे शरीर में कई रास्तों से वो एंटर करते हैं। जैसे नोज है, माउथ है, स्किन हो सकता है ना। तो ये अलग अलग रास्ते हैं एंटर करने के। ठीक है, नोज, ब्लड है, माउथ है, एंड कैन गो टू मेनी पॉसिबल ऑर्गन और टिश्यूज, यानी हमारे शरीर में माइक्रोब्स को एंटर करने के कई रास्ते हैं, नोज, ब्लड, माउथ। और अंदर एंटर करने के बाद उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। वो लीवर पे भी अटैक कर सकते हैं, वो हार्ट पे भी अटैक कर सकते हैं, वो ब्रेन पे भी अटैक कर सकते हैं, वो जाकर क्या कहते हैं किडनी को भी असर डाल सकते हैं, कुछ भी किसी भी पर्टिकुलर टारगेट पर हिट कर सकते हैं, है कि नहीं। तो वही तो देखना है। अब जैसे कि इफ दे एंटर फ्रॉम एयर वाया नोज, मान लो कोई माइक्रोब्स है, मतलब कोई बैक्टीरिया है जो नाक के रास्ते एंटर कर गया हमारे शरीर में, तो जाहिर से बात है अगर नोज के एरिया से वो एंटर करेगा तो वो कहाँ असर डालेगा, किस ऑर्गन पर असर डालेगा, लंग्स पे, फेफड़ों पे डालेगा कि नहीं। तो वही तो लिखा है दे आर लाइकली टू गो टू द लंग्स, दिस इज सीन इन द बैक्टीरिया कॉजिंग टीबी, जैसा कि देखा जाता है टीबी के केस में। टीबी जो बीमारी है जिसे ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, आपने सुना होगा कि इसमें फेफड़े में पानी भर जाता है, क्योंकि होता क्या है, हवा में जो टीबी का बैक्टीरिया था वो नाक के रास्ते कहाँ चला गया, फेफड़े में, और फेफड़े में जाके इसने इन्फेक्शन फैलाया और फेफड़े को खराब किया। तो इसका टीबी का जो बैक्टीरिया था उसका टारगेट क्या था, लंग्स। तो यही हम पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से जो वो माइक्रोबियल इन्फेक्शन है या जो माइक्रोब्स हैं वो किसी एक खास अंग को, ऑर्गन को या टिश्यू को ही खराब करते हैं, पूरे बॉडी को नहीं खराब करते। जैसा कि टीबी के केस में कौन सा ऑर्गन खराब हुआ, फेफड़ा खराब हुआ। ठीक है, टीबी में कौन सा ऑर्गन खराब होता है, फेफड़ा, यानी लंग्स खराब होते हैं। ठीक है, आइए कुछ और एग्जांपल देखें। अगर माइक्रोब माउथ पे एंटर कर जाए, माउथ के रास्ते एंटर कर जाए, दे कैन स्टे इन द गट लाइनिंग लाइक टाइफाइड कॉजिंग बैक्टीरिया। अगर मुंह के रास्ते जाए, मुंह के रास्ते कैसे जाएगा, या तो हम इन्फेक्टेड पानी पिएंगे या इन्फेक्टेड खाना खाएंगे। तो हमारे मुंह के रास्ते अगर वो जाएगा तो जाहिर सी बात है वो कहाँ असर डालेगा, हमारे गट पे, हमारी पेट की या आंतों की जो अंदरूनी दीवार है ना, द गट लाइनिंग। गट लाइनिंग समझ रहे हो, जैसे ये हमारा पेट है ना, तो ये जो पेट की दीवारें हैं ना, इन्हीं को कहा जा रहा है गट लाइनिंग। तो टाइफाइड के केस में ऐसा ही होता है। टाइफाइड कैसे होता है, टाइफाइड होता है, मान लो कि हमने इन्फेक्टेड पानी और भोजन खा लिया जिसमें टाइफाइड का बैक्टीरिया था, और वो टाइफाइड का बैक्टीरिया मुंह के रास्ते चला गया कहाँ, पेट में या आंतों में, तो हमको बीमार करेगा। तो इसका मतलब इसका असर फेफड़ों पे नहीं आया, हमारे पेट या इंटेस्टाइन या कह लो गट पे आया, है कि नहीं। चलो फिर मलेरिया कॉजिंग माइक्रोब, अभी बताया कि मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ से। तो मलेरिया को मतलब मलेरिया जिस माइक्रोब से होता है उन्हें हम प्रोटोजोआ कहते हैं। और वो कैसे एंटर करेगा, फीमेल मॉस्किटो ने हमको काटा और उसके शरीर में, फीमेल मॉस्किटो के शरीर में जो प्रोटोजोआ था वो अब हमारे शरीर में एंटर कर गया। ठीक है, हमारे शरीर में कहाँ एंटर किया, ब्लड में, और फिर वो ब्लड को तो इन्फेक्ट किया, ब्लड से जाकर फिर कहाँ जाकर इन्फेक्ट करता है, लीवर पे। तो
प्रोटोजोआ जिससे मलेरिया बीमारी होती है उसका टारगेट ऑर्गन क्या है? लीवर, है ना। तो इन बातों से ये समझ में आ रहा है कि हर बीमारी में जो माइक्रोब जो इन्फेक्शन फैला रहे हैं वो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन या टिश्यू को ही खराब करते हैं, उस पर हमला करते हैं। ठीक है, फिर जैसे एक और एग्जांपल देख लो, वो वायरस जिससे जैपनीज इंसेफेलाइटिस होता है, जैपनीज इंसेफेलाइटिस जिसको कहते हैं जापानी बुखार। बच्चों कभी कभी आपने न्यूज़ में सुना होगा कि इस राज्य में बहुत सारे बच्चों को जापानी बुखार फैल रहा है, कई लोगों की मौत हो गई है। तो ऐसा होता है कि ये जापानी बुखार जिसे जैपनीज इंसेफेलाइटिस कहते हैं, जो कि होता किसके कारण है? वायरस के कारण है। और ये तब होता है कि जब मॉस्किटो, मच्छर जिसके अंदर कौन सा वायरस है, इस बीमारी का वायरस है, वो मच्छर अगर हमको काट ले तो हमारे शरीर में ये वायरस जिससे जापानी बुखार होता है वो भी एंटर कर जाएगा और फिर हमको भी जापानी बुखार हो सकता है। और इस केस में हमारा जो ब्रेन है वो इन्फेक्टेड हो जाता है ना। तो टीबी में हमारा फेफड़ा खराब हो गया, टाइफाइड में हमारा जो स्टमक और इंटेस्टाइन है उस पर असर पड़ा, टाइफाइड के केस में, ठीक है, टाइफाइड के केस में तो ये हो गया। फिर अगर हम मलेरिया की बात करें तो हमारा लीवर पे असर पड़ा, जैपनीज इंसेफेलाइटिस की बात करें तो हमारे ब्रेन पे असर पड़ा। तो इन सभी एग्जाम्पल से ये समझ में आ रहा है ना कि हमारे जो भी माइक्रोब जो इन्फेक्शन फैलाते हैं वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को ही खराब करते हैं। ठीक है, चलिए फिर क्या लिखा है? इन सम केसेस द टिश्यू स्पेसिफिसिटी ऑफ द इन्फेक्शन लीड्स टू वेरी जनरल सीमिंग इफेक्ट। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि किसी खास ऑर्गन को इफेक्ट ना करके जो इन्फेक्शन जिस माइक्रोब के कारण हुआ है वो किसी खास ऑर्गन पे असर नहीं डालता, एक जनरल इफेक्ट पैदा करता है, आम कुछ लक्षण सिम्टम्स पैदा करता है बीमारी का, जैसे कि एड्स में। ठीक है, तो एड्स HIV वायरस के कारण होता है और इस वायरस के कारण जो इन्फेक्शन होता है उसका कोई खास मतलब अंग पे असर नहीं है, उसका कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं है, उसका एक जनरल रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, जनरल सिम्टम्स देखने को मिलता है। जैसे कि ये वायरस क्या करता है, बॉडी के इम्यून सिस्टम को बहुत कमज़ोर कर देता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब हमारा इम्यून सिस्टम जो बीमारियों से लड़ रहा है वो अगर कमज़ोर हो गया तो छोटी सी बीमारी जो कि हमको नहीं हो सकती थी हो जाएगी अगर हम HIV से पीड़ित हैं, है ना, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम तो कमज़ोर हो चुका है। तो अगर मुझे कोरोना होने वाला होगा तो पक्का हो जाएगा अगर मुझे एड्स है, और अगर मुझे एड्स नहीं होता, मेरा इम्यून सिस्टम तगड़ा होता, तो हो सकता था कि मैं कोरोना से मेरा शरीर लड़ता और मुझे कोरोना का इन्फेक्शन ना होता। लेकिन अगर एड्स है तो एड्स में इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो जाता है, तो छोटी सी भी बीमारी है ना वो हमारे लिए खतरा हो जाता है। जैसे कि अगर आपको सर्दी जुकाम हुआ तो आमतौर पे क्या होता है, 5-6 दिन में सही हो जाता है। लेकिन अगर आप एड्स के पेशेंट हो तो आपकी इम्यून सिस्टम इतना कमज़ोर हो गया है कि ये जो सर्दी जुकाम कॉमन कोल्ड है वो भी एक बड़ा निमोनिया का रूप ले सकता है। तो निमोनिया ज़्यादा घातक है और ऐसे बहुत सारी बीमारियां एड्स के पेशेंट को हो जाती है, जिसके वजह से अल्टीमेटली उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो एड्स के केस में क्या जो सिम्टम्स हैं, जो बीमारी थी वो केवल एक स्पेसिफिक नहीं थी, किसी एक टारगेट पे नहीं थी। टीबी भी हो गया तो उसका फेफड़ा भी खराब हो गया, ठीक है, उसको मलेरिया भी हो गया तो उसका लीवर भी खराब है, तो उसके हर ऑर्गन खराब हो रहे हैं। तो इसका मतलब एक जनरल इफेक्ट पड़ रहा है, किसी एक खास ऑर्गन पे इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन कुछ बीमारियों में एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे ही असर पड़ता है, जैसा कि अभी हमने पहले देखा है कि नहीं। चलिए अब बात करते हैं, इतनी सारी बीमारी पढ़ा कैसे फैलता है ये देखा, तो उसको सही भी तो करना पड़ेगा। बीमारी के बारे में जानने के बाद उसको ठीक कैसे करना है ये भी तो पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए तो हेडिंग क्या लिखा है, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट, इलाज कैसे किया जाए, किस आधार पर इलाज किया जाए। तो आइए प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट पढ़ते हैं। तो बच्चों प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट यानी किसी पेशेंट का, इन्फेक्टेड पर्सन का इलाज करना है तो क्या हमारा तरीका होना चाहिए। तो इसके दो तरीके हैं। देयर आर 2 ways टू ट्रीट एन इन्फेक्शियस डिजीज। किसी भी डिजीज़ को, कम्युनिकेबल डिजीज़ को सही करने के 2 तरीके हैं। क्या वो 2 तरीके हैं? पहला तरीका है कि जो डिजीज़ है
उसके जो असर है, उसके जो लक्षण है, सिम्टम्स हैं, उनको रिड्यूस किया जाए। और दूसरा है कि वो डिजीज जिस माइक्रोब से, जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हुआ है, चाहे वायरस से हुआ है, चाहे बैक्टीरिया से हुआ है, तो उसको मारा जाए। ठीक है, दो चीजें करना है। पहला, मान लो मुझे कोई इन्फेक्शन हुआ, कोई बीमारी हो गई जिसके वजह से मुझे बुखार है, तो बुखार एक सिम्टम है, लक्षण है। ठीक है, बुखार टाइफाइड में भी हो सकता है, बुखार मलेरिया में भी हो सकता है। तो एक काम है कि पहले बुखार कम किया जाए। दूसरा काम, बुखार जिस बीमारी, जिस माइक्रोब के इन्फेक्शन से हुआ है, उस माइक्रोब को भी मारा जाए। तो दो तरीके हुए कि नहीं? पहला, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज, और दूसरा, टू किल द कॉज ऑफ डिजीज। डिजीज के इफेक्ट को कम करना, और दूसरा तरीका डिजीज के कारण को मारना। अब ये कैसे होगा? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, ठीक है, कि डिजीज के असर को, सिम्टम्स को कैसे रिड्यूस किया जाए। ये भी तो ट्रीटमेंट का एक तरीका है। तो ध्यान रखना, ट्रीटमेंट के दो तरीके होते हैं। क्लियर? चलिए पहले हम ये देखते हैं कि कैसे सिम्टम्स को रिड्यूस करते हैं। तो देखो क्या लिखा है, फॉर द फर्स्ट वी कैन प्रोवाइड ट्रीटमेंट दैट विल रिड्यूस द सिम्टम्स। सिम्टम्स, सर दर्द, पेट दर्द, बुखार, इन सिम्टम्स को कम किया जाए। द सिम्टम्स आर यूजली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन टेक मेडिसिन दैट ब्रिंग डाउन फीवर, रिड्यूस पेन और लूज मोशन। मतलब कि मान लो इन्फेक्शन के कारण कोई डिजीज मुझे हो गई, उसके कारण मुझे फीवर है, ठीक है, मुझे लूज मोशन हो रहा है। अक्सर के केस में, डायरिया के केस में होता है कि नहीं, लूज मोशन होता है। तो लूज मोशन सिम्टम है। तो ट्रीटमेंट मेरा डायरिया का कैसे होगा? अगर मुझे डायरिया है तो डॉक्टर मेरा ट्रीटमेंट कैसे करेगा? पहला तो वो डायरिया का जो सिम्टम है, जैसे लूज मोशन, तो मुझे वो दवा लिखेगा जिससे मेरा लूज मोशन रुक जाए। फीवर है, फीवर कम हो जाए। तो ये कैसे होगा? दवाई लेकर। तो डॉक्टर दवाई लिखेगा, सिरप लिखेगा, दिन में 2 बार, दिन में 3 बार, खाने से पहले, खाने के बाद, ऐसा डॉक्टर बोलता है कि नहीं? तो इन दवाइयों से हमारे जो डिजीज के सिम्टम्स हैं, बुखार, दर्द, फीवर, है ना, लूज मोशन, ये सिम्टम्स कम हो जाते हैं। तो एक तरीका ये हो गया ट्रीटमेंट का, है कि नहीं? बट दिस काइंड ऑफ सिम्टम्स डायरेक्टेड ट्रीटमेंट, मतलब सिम्टम को कम करने वाला जो ये ट्रीटमेंट है, वो माइक्रोबियल इन्फेक्शन को कम नहीं करेगा, वो माइक्रोब को नहीं मारेगा, बस उसके असर को खत्म कर रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि मेरा ट्रीटमेंट सही तरीके से हो, तो सिम्टम्स को कम करने के साथ साथ ये भी ध्यान देना ज़रूरी है कि माइक्रोब्स को भी मारा जाए जिसके वजह से आपको डिजीज़ हुआ है। अगर टाइफाइड हुआ है तो टाइफाइड के माइक्रोब को मारा जाए, अगर आपको कॉलरा हुआ है तो कॉलरा के बैक्टीरिया को मारा जाए। तो ये मारना भी ज़रूरी है ना? सिम्टम्स कम करने से काम चलेगा नहीं। तो अब मारा कैसे जाए? तो वो तरीका दूसरा है ट्रीटमेंट का। तो उसके लिए हमको क्या लेना पड़ेगा? सिंपल सी चीज़ है, मेडिसिन। ठीक है, वी कैन यूज मेडिसिन दैट किल माइक्रोब्स। वी हैव सीन अर्लियर माइक्रोब्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। अब हमको पता है कि माइक्रोब्स की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। कुछ वायरस होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ प्रोटोजोआ होते हैं, कुछ केचुए, वर्म्स होते हैं जिनसे हमको डिजीज हो सकता है। तो इन वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वर्म्स को मारने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम दवा खा सकते हैं, और ये दवा अलग अलग टाइप की होती है। बैक्टीरिया को मारने वाली दवा एंटीबायोटिक, है कि नहीं? तो सबके दवाइयों के तरीके भी अलग अलग है ना? तो वही लिखा है यहाँ, ईच ऑफ दिस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म will have the some essential biochemical life process which is peculiar to that group and not shared with the other group। कहने का मतलब ये है कि अब मेरी देखो ट्रीटमेंट के दो तरीके, पहला तो सिम्टम को कम करो, दूसरा जो सिम्टम, जो डिजीज जिस माइक्रोब से हुआ है उस माइक्रोब को मारो। अब मान लो माइक्रोब हुआ है, मतलब जो मुझे डिजीज हुई है वो बैक्टीरिया से हुई है, तो बैक्टीरिया को मारना पड़ेगा। तो बैक्टीरिया को मारने के लिए, शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया उसको मारने के लिए मैं क्या करूंगा? दवाई खाऊंगा। अब देखो दवाई भी कैसे काम करेगी? दवाई भी एक स्पेसिफिक होती है ना। मान लो एक जैसे ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, इनका बायोकेमिकल पाथवे अलग तरीके का है, और दूसरे ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया उनका बायोकेमिकल पाथवे अलग तरीके का है। तो जो पर्टिकुलर मेडिसिन, दवाई होती है, वो किसी खास ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को ही तो मारेगी। तो अगर ये बैक्टीरिया मेरे शरीर में है
तो मैं इस दवाई को यूज करके इस बैक्टीरिया को अपने शरीर के अंदर मार सकता हूं। ऐसा अलग अलग दवाइयां इसीलिए तो बनाई गई, एक दवाई खा के आप हर बीमारी को नहीं ठीक कर सकते। समझ में आया क्यों? बस वही कहना चाह रहा हूं, है ना। अलग अलग बैक्टीरिया तो अलग अलग दवाइयां, सिंपल सी चीज है कि नहीं? ठीक है, तो वही लिखा है, वी हैव टू फाइंड ए ड्रग दैट ब्लॉक्स द बैक्टीरियल सिंथेसिस पाथवे विदाउट अफेक्टिंग आवर ओन। दिस इज व्हाट इज अचीव्ड बाय एंटीबायोटिक। तो अभी हमने पढ़ा था एंटीबायोटिक क्या करती है। एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया का बायोकेमिकल पाथवे है जिससे वो सेल वॉल बनाते हैं, उस बायोकेमिकल पाथवे को एंटीबायोटिक रोक देती है, ब्लॉक कर देती है, जिससे बैक्टीरिया मर जाता है। लेकिन इस एंटीबायोटिक का हमारे शरीर पर कोई असर नहीं पड़ता। तो अगर मुझे बैक्टीरिया से क्या है, इन्फेक्शन हुआ है, तो मान लो उस इन्फेक्शन के कारण मुझे बुखार भी हो गया, तो मैं क्या करूँगा, पहले तो वो दवा खाऊंगा जो मेरे बुखार को कम करे, यानी मैं सिम्टम्स को कम करूँगा, और दूसरी वो दवाइयाँ खाऊंगा जो बैक्टीरिया को भी मारे, है ना। और बैक्टीरिया को मारने वाली दवाइयाँ क्या कही जाती हैं, एंटीबायोटिक कही जाती हैं। तो इस तरीके से ट्रीटमेंट के दो प्रिंसिपल्स होते हैं, दो तरीके होते हैं। पहला बीमारी के सिम्टम को कम करो, और दूसरा बीमारी जिस माइक्रोबियल एजेंट के कारण हुआ है, वायरस से या बैक्टीरिया से, उस वायरस या बैक्टीरिया को मारो। दोनों तरीके से हम ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, समझ में आया। सिमिलरली देयर आर ड्रग्स दैट किल प्रोटोजोआ। तो अब मुझे अगर इन्फेक्शन बैक्टीरिया से हुआ है तो मैं एंटीबायोटिक मेडिसिन खाऊंगा, लेकिन अगर मुझे मलेरिया हुआ है जो प्रोटोजोआ से होता है तो मैं एंटीबायोटिक नहीं खाऊंगा। फिर मलेरिया जिस प्रोटोजोआ से होता है उस प्रोटोजोआ को मारने वाली दवाइयां मैं खाऊंगा, जैसे कि यहाँ देख रहे हो। तो मलेरिया को ख़त्म करने के लिए जो ड्रग खाई जाती है, दवा खाई जाती है, सबसे पॉपुलर वो है क्विनीन। देखो यहाँ लिखा है ना क्विनीन। तो अगर मुझे मलेरिया है तो मैं ये दवा खाऊंगा, अगर मुझे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो मैं एंटीबायोटिक खाऊंगा। इस तरीके से किसी एक खास कैटेगरी के माइक्रोब्स को मारने के लिए शरीर के अंदर मैं एक खास तरीके का मेडिसिन ही खाऊंगा। ये नहीं कि मुझे मलेरिया है तो मैं एंटीबायोटिक खाऊं, गलत, कोई काम ही नहीं होगा, है ना। तो अलग अलग कैटेगरी के माइक्रोब्स के लिए अलग अलग तरीके की दवाइयां बनाई गई हैं, ठीक है। फिर इसीलिए वायरस अलग कैटेगरी का माइक्रोब है, तो वायरस पे ना एंटीबायोटिक का असर पड़ेगा, ना मलेरिया की जो दवा है उसका असर पड़ेगा, है ना। और वायरस के लिए दवा बनाना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमने कुछ एंटीवायरल ड्रग बनाने में कामयाबी हासिल की है। लेकिन ऐसे बहुत सारे वायरल डिजीजेज हैं जिनका अभी तक हमारे पास कोई दवा नहीं है। जी हाँ, तो वही लिखा, जैसे कोरोना की कोई दवा बनी है नहीं, वैक्सीन बनी है, दवा नहीं बनी कि टैबलेट के रूप में खा लो, क्योंकि वायरस की दवा बनाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो अगर मुझे वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो वायरल इन्फेक्शन को किल करने के लिए, मतलब वायरस को किल करने के लिए, फिर उसी हिसाब से मुझे दवा खानी पड़ेगी। अगर दवा अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो फिर मुश्किल है ना। तो वही लिखा है, वन रीजन वाई मेकिंग एंटीवायरल मेडिसिन, ठीक है। एंटीवायरल मेडिसिन बनाना क्यों हार्ड है, तो उसका एक कारण है कि बैक्टीरिया में तो बायोकेमिकल पाथवे हमको पता है, लेकिन वायरस में ऐसा कोई बायोकेमिकल पाथवे नहीं होता। तो हम किस तरीके से वायरस को मारें इसका हमको पता नहीं चल पाता। तो वही चीज़ है, इसीलिए एंटीवायरल मेडिसिन बनाना मुश्किल होता है, ठीक है। तो वही लिखा है कि एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन इज दैट वायरसेस हैव फ्यू बायोकेमिकल मैकेनिज्म ऑफ देयर ओन, दे एंटर आवर सेल्स एंड यूज आवर मशीनरी फॉर देयर लाइफ प्रोसेसेस। यानी कि वायरस में कोई बायोकेमिकल पाथवे नहीं होता, वो जब हमारे शरीर में एंटर करते हैं तो लिविंग हो जाते हैं और हमारे शरीर का ही यूज़ करते हैं। तो इसीलिए वायरस के लिए ड्रग बनाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमने कुछ एंटीवायरल ड्रग बनाई हैं, जैसे कि HIV के केस में, जो HIV को कंट्रोल में रखती है, उसके इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल में रखती है, वायरस को, HIV वायरस को मार के, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि वायरस के लिए कोई स्पेसिफिक टारगेट हम एम नहीं कर पाते। दिस मीन्स दैट देयर आर रिलेटिवली फ्यू वायरस स्पेसिफिक टारगेट्स टू एम एट।
तो क्योंकि वायरस के लिए, वायरस को मारने के लिए कोई स्पेसिफिक टारगेट हमको नहीं मिलता कि उसके सेल वॉल को ख़त्म करें, कि उसके अंदर के प्रोटीन को मारें, क्या करें हम, इसीलिए वायरस के लिए दवा बनाना मुश्किल है। लेकिन फिर भी हमने कुछ वायरस के लिए दवा बना ली है। जैसे HIV के लिए हमने एंटीवायरल ड्रग बना ली है। एंटी मतलब उसको मारने वाला, उसका दुश्मन, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट में दो चीज़ें हैं, पहला बीमारी के सिम्टम्स को कम करो और दूसरा बीमारी का जो कारण है वायरस बैक्टीरिया उसको मारो। अब बैक्टीरिया से अगर इन्फेक्शन है तो बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक खाएंगे, प्रोटोजोआ से इन्फेक्शन है, मलेरिया है, तो फिर उसके लिए अलग दवा खाएंगे, और अगर वायरल इन्फेक्शन है तो उसके लिए अलग दवा बनी है। लेकिन वायरस के लिए दवा बनाना मुश्किल है, ठीक है, समझ में आया, क्योंकि वो हमारा शरीर यूज़ करता है, अपना कुछ नहीं करता वो। क्लियर? चल, अब ट्रीटमेंट की तो बात आ गई, लेकिन ट्रीटमेंट से अच्छा है कि हमको बीमारी ही ना हो। तो प्रिवेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, यानी कि हमेशा कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी मुझे बीमारी हो जाए और मुझे दवा दिया जाए तब मैं ठीक हूँ, इससे अच्छा है कि मुझे बीमारी ना हो। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, ये कहा जाता है ना, स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, डॉक्टर भी ये कहता है। तो बस प्रिवेंशन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। इन केस अगर आपको बीमारी हो गई तो ट्रीटमेंट तो अवेलेबल है, लेकिन कोशिश कीजिए कि आपको बीमारी हो ही ना, और उसके लिए आपको प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन देखना पड़ेगा, किस तरीके से हम बीमारी से दूर रह सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके दो तरीके हैं, एक है जनरल तरीका, एक है स्पेसिफिक तरीका। तो सबसे पहले हम जनरल तरीका पढ़ेंगे कि किस तरीके से जनरल तरीके को फॉलो करके हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, बीमारी से दूर रह सकते हैं, और फिर हम स्पेसिफिक वाला तरीका पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर जनरल तरीका पढ़ें तो जनरल वे टू प्रिवेंट डिजीज क्या है? इट इज मोस्टली रिलेटेड टू प्रिवेंटिंग द एक्सपोजर। इफ वी लुक एट द मीन्स ऑफ देयर स्प्रेडिंग वी कैन गेट सम इजी आंसर। मतलब अब जनरल वे में मतलब क्या है जनरल वे डिजीज को प्रिवेंट करने का? तो जनरल वे ये है कि जो इन्फेक्शन है वो आप तक फैले ही ना। तो इसके लिए पहले ये पता होना चाहिए कि इन्फेक्शन फैलता कैसे है, तो वो हमने पढ़ा है, एयर से, वाटर से, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, एनिमल से। तो एयर वाटर जो कि इन्फेक्टेड है, अगर उसका एक्सपोजर आप तक नहीं पहुंचेगा तो आप भी बीमार नहीं पड़ोगे। तो ये जनरल तरीका है ना, समझ में आया। जैसा कि अगर हवा में ड्रॉपलेट मौजूद है, किसी ने छींका, किसी ने खांसा, तो एयर ड्रॉपलेट में वो इन्फेक्शन आ गया, माइक्रोबियल इन्फेक्शन। अब वो आप तक ना पहुंचे तो इसके लिए आप क्या प्रिवेंशन कर सकते हो? तो आप मास्क लगा सकते हो। मास्क लगाओगे तो वो एयर ड्रॉपलेट आप इनहेल नहीं करोगे, तो आपके शरीर में एंटर नहीं करेगा, ठीक है। और इन केस कोई इन्फेक्टेड सरफेस को आपने छू लिया तो अपना हाथ सैनिटाइजर से यूज़ करके साफ कर लीजिए, साबुन से धो लीजिए, जो कि बैक्टीरिया को क्या करता है, मार देता है। तो अगर आपका हाथ साफ है, बैक्टीरिया मर गए, तो आप अगर अपना उस हाथ से खाना खाओगे तो वो इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। यही तो है जनरल तरीका। तो हवा में फैलने वाले एयरबॉर्न माइक्रोब्स जो हैं उनसे बचने के लिए, उनसे प्रिवेंशन के लिए, उनसे होने वाली डिजीज़ से बचने के लिए हम मास्क का यूज़ कर सकते हैं, डेली नहाना, हाथ साफ रखना, सैनिटाइज़र का यूज़ करना, ये सारे मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। कपड़े को धोना, है ना, अक्सर क्या करते हैं, नहाते हैं लेकिन कपड़ा नहीं साफ रखते। क्या मतलब कि नहाने के बाद भी आप गंदा कपड़ा पहन रहे हैं, तो यहाँ कपड़े पे भी तो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है ना। मैंने छुआ और उसी से मैंने खाना खाया, इन्फेक्शन फैल गया। तो कोशिश कीजिए कि इन्फेक्शन हो ही ना। तो प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? तो जनरल तरीका में ये है एक तरीका, ठीक है। और ये किसके लिए ज़्यादा अच्छा है? वो माइक्रोब्स जो कि हवा में फैलते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ें उपयोगी हैं। मतलब इनका उपयोग करके आप प्रिवेंशन कर सकते हो, बीमारी से बच सकते हो, ठीक है। अब अगर वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं, पानी से फैलने वाली बीमारी है, तो आप क्या कर सकते हो? कहा जाता है ना पानी उबाल के पियो। क्यों? पानी उबालने से बैक्टीरिया मर जाता है। साफ पानी पियो, गंदा पानी मत पियो, है ना। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अगर आप साफ पानी पियोगे तो बीमारी जो कि पानी से फैलती है, वाटर बॉर्न डिजीजेस, वो आप तक नहीं होगी। तो आपने अपने आप को बीमारी से प्रिवेंट कर लिया
और प्रिवेंशन ही तो अच्छी चीज़ है, क्योर से अच्छा है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, ये लाइन हमेशा याद रखना, ठीक है। फिर और तरीका क्या है, जो वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन है, जैसे मलेरिया, मलेरिया को फैलाता कौन है, मॉस्किटो। तो मॉस्किटो मलेरिया का क्या है, वेक्टर। और मॉस्किटो कहाँ ज़्यादा फैलते हैं, जहाँ भी ठहरा हुआ पानी है, जैसे कूलर में, जैसे ये टायर के ट्यूब में दिख रहा है पानी इकट्ठा हो गया। और ऐसे ही स्टेशनरी वाटर में एक जगह पानी जहाँ ठहरा होता है वहाँ फीमेल मॉस्किटो क्या करती है, अंडा देती है, और फिर अंडे से लार्वा निकलते हैं और लार्वा इसी पानी में रहते हैं और वही लार्वा आगे चल के मॉस्किटो बन जाते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा बरसात के मौसम में मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों, बरसात होती है, पानी इकट्ठा होता है, उस पानी में फीमेल मॉस्किटो अंडे देती है और अंडे देने की वजह से बहुत सारे मच्छर होते हैं और फिर वो मच्छर एक बार बढ़ गए फिर हमको काटते हैं, परेशान करते हैं। तो एक तरीका ये है कि साफ सफाई रखिए, जहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है मत इकट्ठा होने दीजिए, कूलर में पानी चेंज कीजिए, गिरा दीजिए उसको। इससे क्या होगा, पानी नहीं रुकेगा तो वो लार्वा, मॉस्किटो के लार्वा नहीं डेवलप होंगे और फिर वो मॉस्किटो नहीं बनेंगे, और मॉस्किटो नहीं बनेंगे तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, मलेरिया नहीं होगा, है ना। तो ये सब तरीके हैं प्रिवेंशन के, और ये जनरल तरीके। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, जनरल तरीके, मास्क लगाना, हाथ धोना, साफ पानी पीना, पानी को उबाल के पीना, है ना, फिर आपका पानी को इकट्ठा मत होने दो, ये सब जनरल तरीके हैं, ठीक है। और इसी को कहा जाता है पब्लिक हाइजीन, है ना। साफ सफाई रखिए, कूड़ा एक जगह फेंकिए, कई जगह बिखराइए नहीं, कूड़े को उठाना भी ज़रूरी है। तो आपने अगर कूड़ा घर के बाहर फेंक दिया है ना डस्टबिन में, तो नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है कि वो कूड़े को उठाकर ले जाए, नहीं तो अगर कूड़ा उसमें सड़ेगा तो जाहिर सी बात है मक्खी बैठेगी, मक्खी आपके खाने में आएगी, वो आपको बीमारी फैलाएगी। तो ये पब्लिक हाइजीन की बात है ना। और इसीलिए सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया, घर घर में टॉयलेट क्यों बनवाया, खुले में लोग शौचालय करते थे, महिलाएं गांव की और गांव के मर्द, तो क्या होता था, उस पर मक्खी बैठती थी, मक्खी फिर खाने में बैठी थी, इन्फेक्शन फैलता था, है ना। तो हाइजीन, स्वच्छता बहुत ज़रूरी है, और ये जनरल तरीका है अपने आप को बीमारी से रोकने का, ठीक है। लेकिन अब हम एक स्पेसिफिक तरीका पढ़ते हैं कि बीमारी को रोकने का एक खास तरीका, स्पेसिफिक, जनरल नहीं, जनरल मतलब जो सभी यूज कर रहे हैं, है ना, एक खास तरीका। तो इस क्या लिखा है, इट इज रिलेटेड टू ए peculiar property of immune system that usually fights off microbial infection। तो ये जो स्पेसिफिक तरीका है प्रिवेंशन का, ये इस पे आधारित है कि हमारी इम्यून सिस्टम काम कैसे करती है। तो हमारे इम्यून सिस्टम की एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि हमारे इम्यून सिस्टम क्या करता है, ये इन्फेक्शन को याद रखता है। जैसे मान लो कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर एंटर किया, तो हमारा इम्यून सिस्टम एकदम तैयार हो जाएगा, घंटी बजेगी, अरे इन्फेक्शन हुआ है बैक्टीरिया का, चलो बैक्टीरिया को मारो। और हमारा इम्यून सिस्टम जब उस बैक्टीरिया को मारता है तो याद भी रखता है, अच्छा ये बैक्टीरिया है जिसका नाम ये है, ये दोबारा भी आ सकता है, तो पहचान लो कि ये दोबारा अगर आएगा तो हमको दोबारा फिर इसको मारना है, ठीक है। तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो गया। अब वही बैक्टीरिया का इन्फेक्शन अगर दोबारा होगा तो हमारे इम्यून सिस्टम को याद होगा, अरे ये तो पहले भी आया था, है ना, मेमोरी फीड हो जाती है। और तब जब दोबारा फिर से उसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत तेज़ी से काम करता है, और इतना तेज़ी से कि वो बैक्टीरिया हमको बीमार ही नहीं होने देता, मतलब वो बैक्टीरिया से हमको बीमारी नहीं होती है। तो ऐसा आपने देखा होगा कि किसी को अगर एक बार स्मॉल पॉक्स हो जाए तो उसको दोबारा नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक बार अगर स्मॉल पॉक्स हुआ तो स्मॉल पॉक्स होता किससे, वायरस से। तो वायरस के अगेंस्ट हमारे इम्यून सिस्टम में मेमोरी डेवलप हो गई। अब दोबारा वही वायरस हमला करने आएगा तो हमारा इम्यून सिस्टम पहले ही तैयार हो जाएगा, है ना, और उस वायरस को मार देगा। तो दोबारा हमको चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। एक बार हुआ लेकिन दोबारा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पहले टाइम जब हुआ तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो गया था, उसकी मेमोरी फीड हो गई थी, उसके बारे में इम्यून सिस्टम को पता चल गया था कि अब दोबारा तिबारा कभी भी आओगे तो हम तुमको मार देंगे। ये बहुत खास बात है, और यही है हमारा स्पेसिफिक तरीका बीमारी से बचने का, ठीक है। तो उसी को यहाँ समझाया है
कि देखो ये जो स्मॉल पॉक्स है ना, इसको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं। एग्जाम्पल किसका ले रहा हूं? एग्जाम्पल ले रहा हूं स्मॉल पॉक्स का। आज से कई 100 साल पहले स्मॉल पॉक्स एक एपिडेमिक था। जैसे कोरोना एपिडेमिक बन गया है, पूरे दुनिया में फैला हुआ है, उसी तरह स्मॉल पॉक्स पूरे दुनिया में फैलता था, है ना? आज नहीं, कई 100 साल पहले, ठीक है। बट नाउ देयर इज नो स्मॉल पॉक्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। लेकिन 100 साल बाद अभी की बात करें, है ना, अभी स्मॉल पॉक्स कहीं नहीं होता, दुनिया में कहीं नहीं है। तो मतलब पहले ये एपिडेमिक था, लेकिन अब ये एपिडेमिक नहीं रहा। देख रहे हो, स्मॉल पॉक्स की वजह से इस बच्चे का शरीर, छाले हो गए शरीर में, दाने, जैसे जलने के बाद छाला होता है ना, ऐसा होता था स्मॉल पॉक्स में। लेकिन अब स्मॉल पॉक्स का आपको केस दिखेगा ही नहीं। किसी भी बच्चे को या किसी भी इंसान को अब स्मॉल पॉक्स नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं होता? तो देखो, जब स्मॉल पॉक्स होता था तो इन सच एन एपिडेमिक पीपुल यूज टू बी वेरी अफ्रेड ऑफ कमिंग नियर समवन सफरिंग फ्रॉम द डिजीज। तो आज से 100 साल की पहले की बात करूं तो जिसको अगर स्मॉल पॉक्स हो जाए तो उसके शरीर में ऐसे दाने हो जाते थे, छाले, और उसको देखकर बाकी लोग जो हेल्दी हैं वो घबरा जाते थे और वो उसके पास नहीं आते थे, है ना। तो क्योंकि वो सोचते थे कि अगर मैं इसके करीब जाऊंगा तो मुझे भी ये स्मॉल पॉक्स यानी माता आ जाएगी, ठीक है। स्मॉल पॉक्स को कहते हैं ना, माता हो गई है, तो वही, तो डर के मारे नहीं जाते थे कि मुझे भी हो जाए। लेकिन उसी समय कुछ लोग ऐसे भी थे, however there was one group of people who did not have this fear। लेकिन 100 साल पहले जब ये स्मॉल पॉक्स बहुत ही आम था, कॉमन था, तब कुछ लोग तो उस पेशेंट के करीब नहीं जाते थे जिसको स्मॉल पॉक्स हुआ है, लेकिन कुछ लोगों को डर नहीं होता था, वो आराम से जाते थे, उसको इलाज करते थे, उसको खाना पानी देते थे जिसको स्मॉल पॉक्स हुआ है। तो ऐसा क्यों, वो क्यों नहीं डर रहे? क्योंकि दिस वॉज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैड स्मॉल पॉक्स अर्लियर एंड सर्वाइव्ड इट। तो ये वो लोग थे जिनको स्मॉल पॉक्स एक बार हो चुका था, ठीक है, और उसके कारण हमारे इम्यून सिस्टम में मेमोरी फीड हो गई थी, जिसके वजह से दोबारा स्मॉल पॉक्स इन लोगों को नहीं हो सकता था। तो ये बेखौफ जाते थे उस पर्सन के पास जिसको स्मॉल पॉक्स हुआ है और उसका इलाज करते थे, उसको खाना पानी सब देते थे, ठीक है। तो यहां से एक चीज डेवलप हुई, क्या, कि ऐसा क्यों हुआ? तो मैंने वही बताया कि दिस हैपेंस बिकॉज व्हेन द इम्यून सिस्टम फर्स्ट सीज एन इन्फेक्शियस माइक्रोब इट रिस्पॉन्ड अगेंस्ट इट एंड देन रिमेंबर्स इट। जब भी हमारा शरीर कभी भी किसी इन्फेक्शन या किसी भी माइक्रोब से पहली बार कांटेक्ट में आता है तो उसके खिलाफ उसको मारने के लिए वर्क भी करता है और उसको याद भी रखता है, ताकि द नेक्स्ट टाइम दैट पर्टिकुलर माइक्रोब एंटर, ताकि जब वो माइक्रोब, वो बैक्टीरिया दोबारा एंटर करे बॉडी में तो इम्यून सिस्टम पहले के तुलना में और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सके, उसको मार सके। तो पहली बार में इम्यून सिस्टम थोड़ा उतना एक्टिव नहीं था तो बीमारी हो गई, तो उन लोगों को स्मॉल पॉक्स हुआ एक बार, लेकिन फिर हमारे इम्यून सिस्टम ने उसको याद रख लिया। तो दोबारा जब स्मॉल पॉक्स वाला वायरस शरीर में एंटर करना चाह रहा था तो इन लोगों को वायरस नहीं हुआ, मतलब वो स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, और इसीलिए ये लोग बेखौफ जाते थे उस पर्सन के पास जिसको स्मॉल पॉक्स हुआ है, क्योंकि इनको पता था कि हमको नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक बार हो चुका है, और एक बार होने के वजह से हमारे इम्यून सिस्टम को याद है, रिमेंबर है, ठीक है, तो दोबारा वो होने नहीं देगा। अब ये जो चीज़ है, यही बेसिस बनी हमारी किसकी? इम्यूनाइजेशन की, वैक्सीनेशन की। तो दिस एलिमिनेट्स द इन्फेक्शन इवन मोर क्विकली देन द फर्स्ट टाइम अराउंड, एंड दिस इज द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन। तो अगर हमारे शरीर को एक बार इन्फेक्शन हो जाए तो दोबारा हमारे शरीर को उस बीमारी से इन्फेक्शन नहीं होगा। तो यही तो वैक्सीन का प्रिंसिपल है। तो हम तिबारा हम बीमारी नहीं होगा, मतलब हम पहले ही बच जाएंगे। तो यही तो किया जाता है वैक्सीन में। तो वैक्सीन में होता क्या है, जो हमको क्या लगते हैं, हमको लगते हैं ना क्या, सुई, वैक्सीन। तो देखो उसमें काम क्या होता है, वैक्सीन के रूप में
कमजोर बैक्टीरिया और या वायरस को ही डाला जाता है। तो कमजोर क्यों किया? कमजोर नहीं करेंगे और डाल देंगे हेल्दी बैक्टीरिया को तो आपको बीमार नहीं कर देगा। तो बैक्टीरिया को पहले कमजोर किया जाता है या वायरस को पहले कमजोर बनाया जाता है, और उसी कमजोर बैक्टीरिया वायरस को जो वैक्सीन है सुई के सहारे आपके शरीर में लगा दिया जाता है। ठीक है। अब बॉडी को नहीं पता कि वो जो बैक्टीरिया आया है शरीर के अंदर वो कमजोर है कि हेल्दी है। उसको लगता है बॉडी के इम्यून सिस्टम को, अरे भैया इन्फेक्शन हो रहा है, काम करो काम करो। तो इम्यून सिस्टम रेडी हो जाता है, बैक्टीरिया को मार देता है, और वो पहले ही से कमजोर है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, इम्यून सिस्टम को आसानी से मार देगा। और फिर इम्यून सिस्टम याद भी रख लेता है, अच्छा आप दोबारा आओगे तो तुम्हें मैं पहले ही ख़त्म कर दूंगा। तो एक बार हमने वैक्सीन लगवा ली, अगर हमने मीजल्स की लगवा ली, हमने डिप्थेरिया की लगा ली, हमने पोलियो की वैक्सीन लगवा ली, तो दोबारा पोलियो का वायरस जब आएगा तो बॉडी हमारी पहले से एक्टिव है। इसीलिए बच्चों को बचपन में जब वो जब पैदा हुए इसके बाद से ही वैक्सीन लगना शुरू हो जाता है, ताकि एक बार एक्सपोजर हो जाएगा तो दोबारा वो बीमारी होगी ही नहीं, है ना। वही चीज़ तो लिखा है। Many such vaccines are now available for preventing a whole range of infectious diseases and provide a disease-specific mean of prevention. तो प्रिवेंशन के दो तरीके, जनरल और स्पेसिफिक। स्पेसिफिक में क्या पढ़ना है हमको? वैक्सीन के बारे में। तो वैक्सीन का यूज़ करके हम किसी एक खास बीमारी के लिए पहले से ही बच जाते हैं, प्रिवेंशन कर लेते हैं अपना। और ऐसी बहुत सारी बीमारियां जैसे टिटनस, डिप्थेरिया, वूपिंग कफ, मीजल्स, पोलियो, अब तो कोरोना, ठीक है, ऐसे बहुत सारे बीमारियों के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, जो कि समय समय पर बचपन से लेकर जब हम बड़े होते हैं तो लगती है ना। जैसे मान लो लोहे से चोट लग गई तो हम तुरंत जाते सुई लगवाते, तो क्योंकि लोहे पर टिटनस के बैक्टीरिया होते हैं, उससे आपको टिटनस हो सकता है, तो तुरंत हम वैक्सीन लगवा लेते हैं 24 घंटे के अंदर। कुत्ते ने काटा, वैक्सीन लगवा लिया। बच्चों को 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाती है ना। तो ये भी वैक्सीन है, ये भी वैक्सीन है। कुछ वैक्सीन को सुई की मदद से डाला जाता है शरीर के अंदर, और कुछ को ड्रॉप बाय ड्रॉप बच्चों को पिला दिया जाता है, जैसे पोलियो का वैक्सीन है। तो इससे एक खास बीमारी के लिए हमारे पास स्पेसिफिक प्रिवेंशन का तरीका आ जाता है ना। तो ये जो अगर पोलियो पिलाया जा रहा है इसको, तो इस पोलियो की ड्रॉप में क्या है? पोलियो के वायरस, जिसको हमने कमज़ोर कर दिया और इसके शरीर में डाल दिया। अब शरीर सोचता है अरे वायरस आ रहा है पोलियो का, मारो, तो पहले उसको वायरस को मारता है और फिर दिमाग में बैठा भी लेता है, इम्यून सिस्टम याद कर लेता है कि दोबारा तुम आए तो फिर मारूंगा। अब दोबारा कभी भी पोलियो का वायरस एंटर करना चाहेगा, इन्फेक्शन फैलाना चाहेगा, तो इम्यून सिस्टम पहले से तैयार है। तो पहले से तैयार होने की वजह से हमको पोलियो होगा ही नहीं, है ना, कभी नहीं होगा, जिंदगी भर नहीं होगा। इसीलिए वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है ना। और इसीलिए सरकार ने पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम चला रखा है। आपने देखा होगा मिशन इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। उसी तरह मिशन इंद्रधनुष चलाकर एक पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम था सरकार का, जिसमें 7 तरीके के बीमारियों के लिए वैक्सीन बच्चों को दिया जाए। ये मकसद था इस पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम का, ठीक है। तो बच्चों का टीकाकरण जिसे कहते हैं, वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नहीं तो वो ऐसी बीमारियों से भी मर सकते हैं जो कि इन्फेक्शियस है, जो कि बहुत खतरनाक है, लेकिन वैक्सीन लगने के बाद हम उनसे बच जाते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो ये तो समझ में आ गया। तो ये भी जानना ज़रूरी है वैक्सीन खोजा किसने। तो वैक्सीन का आविष्कार इंग्लिश फिजिशियन एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर ने ये देखा कि कुछ लोगों को काउपॉक्स हुआ, और काउपॉक्स होने के बाद वो लोग ठीक हो गए, ठीक है। अब जिनको एक बार काउपॉक्स हो गया उनको चिकन पॉक्स नहीं हुआ। तो एडवर्ड जेनर ने क्या किया, हेल्दी लोगों को काउपॉक्स का जो छाले थे उसको फोड़कर, ठीक है, सुई की मदद से उन छालों में से जो काउपॉक्स के वायरस थे वो हेल्दी पर्सन में क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये देखा कि हेल्दी पर्सन को ना काउपॉक्स हुआ ना चिकन पॉक्स, और इस तरीके से वैक्सीन की खोज हो गई। वही काम अभी भी करते हैं वैक्सीन में, है ना। तो वैक्सीन की खोज करने वाले एडवर्ड जेनर थे।
तो ये भी आपको याद रखना है। तो इस तरीके से बच्चों हमने इन्फेक्शियस डिजीज के इस सेशन को पूरा पढ़ा। आई होप यू लाइक दिस सेशन। इसी तरह अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 के साथ पढ़ते रहिए और जुड़ते रहिए। थैंक यू सो मच।